हेलो एवरीवन। आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, मतलब रासायनिक ऊष्मागतिकी। तो बेटा ये जो चैप्टर रासायनिक ऊष्मागतिकी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। एक तो वेटेज मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं, और दूसरी बात जितने भी चैप्टर्स आप आके पढ़ेंगे, आपकी 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे उन सभी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इस चैप्टर का रोल है। मतलब अगर हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो ही हम आगे फिजिकल केमिस्ट्री में बढ़ पाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत कंसेप्चुअल तरीके से आपको बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी पर आपको इसको रखना चाहिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब रासायनिक ऊष्मागतिकी को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटा हमें ये समझना है कि ऊष्मागतिकी का मतलब क्या होता है। ये ऊष्मागतिकी शब्द हो सकता है हमारे लिए बिल्कुल नया शब्द हो, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। ये जो शब्द ऊष्मागतिकी है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द तो यहां पर है बेटा ऊष्मा और दूसरा शब्द यहां पर है गतिकी। मुझे एक बार सोच के बताइए कि ऊष्मा से आप क्या समझते हैं बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊष्मा? ऊष्मा का मतलब क्या होता है? आई थिंक आपके मन में आ रहा होगा ऊष्मा का मतलब है ऊर्जा। सीधी सी बात है, ऊष्मा का मतलब क्या है यहां पर? ऊर्जा। और ऊर्जा की गतिकी, गतिकी का मतलब क्या होता है बेटा? गति करना, बहाव होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। मतलब यहां पर जो ऊर्जा है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाली है, ऊर्जा का बहाव होने वाला है। और जब ऊर्जा का बहाव होता है तो ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी तो बेटा ऊर्जा में क्या होगा? परिवर्तन। और उस ऊर्जा के परिवर्तन की स्टडी हमें यहां इस चैप्टर में करनी है। तो बेसिकली इस चैप्टर का नाम बेटा ऊष्मा नहीं है, इस चैप्टर का नाम क्या है? ऊष्मागतिकी। मतलब आपसे कोई पूछता है कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है तो आप क्या बोलेंगे? इस चैप्टर में हम ऊष्मा नहीं पढ़ेंगे, ऊष्मा की गतिकी के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा नहीं पढ़ेंगे, ऊर्जा के परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें किसी भी भौतिक प्रक्रम या किसी भी रासायनिक प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम कोल की बात करते हैं, कोयले की बात करते हैं, आप कोयले से कंफर्टेबल हैं, या हम रसोई घर में जो यूज होने वाली गैस की बात करते हैं, सिलेंडर में जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो भरी होती है, एलपीजी की बात कर रहा हूं, या हम मीथेन गैस की बात करते हैं या पेट्रोल की बात करते हैं, कोई भी ईंधन की जब हम बात करते हैं, ईंधन फ्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो उस फ्यूल को जलाने पर हमें ऊष्मा मिलती है। मतलब वो जो ईंधन है उसमें जो रासायनिक ऊर्जा थी उसको जलाने पर वो ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। उसी ऊर्जा को अगर हम लोग हमारे इंजन में जलाएं, गाड़ी के इंजन में अगर हम पेट्रोल को जलाएं तो वो ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा मतलब मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। या अगर हम हमारी बैटरी की बात करें और बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा स्टोर्ड होती है उस रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब हुआ क्या? रासायनिक ऊर्जा को हमने ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया, रासायनिक ऊर्जा को हमने जो है वो यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित किया, या रासायनिक ऊर्जा को जो है हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। कहने का मतलब ऊर्जा का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन हुआ। यानी कि ऊर्जा एक प्रकार से दूसरे प्रकार में जब परिवर्तित होती है तो जिस चैप्टर को हमें यूज करना होता है वो कौन सा चैप्टर है बेटा? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब रासायनिक ऊष्मागतिकी। मतलब यहां पर हमें ऊर्जा को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित करना है। चलिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे एक बार मैं रीड करूंगा। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों के दौरान ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। किसी भी भौतिक प्रक्रम या किसी भी रासायनिक प्रक्रम के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का हमें अध्ययन करना है। क्लियर है? लेकिन हमारा चैप्टर का नाम ऊष्मागतिकी नहीं है बेटा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक ऊष्मागतिकी। कहने का मतलब हमें यहां भौतिक प्रक्रम से मतलब नहीं है, हमें यहां पर केवल रासायनिक प्रक्रम से मतलब है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं से मतलब है।
यानी कि रासायनिक ऊष्मागतिकी क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी की वह शाखा जिसमें रासायनिक प्रक्रमों के दौरान ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। केवल रासायनिक प्रक्रम या रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का हमें यहां अध्ययन करना होगा। क्लियर है बेटा? किसी भी चैप्टर को अगर हमें बहुत कंसेप्चुअली समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको उसमें छुपे हुए लॉजिक को समझना पड़ेगा। उसमें हमें करना क्या है, जैसे अगर मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम मतलब आयनिक साम्य चैप्टर की बात करूं, तो आयनिक साम्य में आपने पूरे चैप्टर में किसी भी विलयन का पीएच निकाला, यही किया आपने वहां पर। तो यहां हमें इस चैप्टर में पीएच नहीं निकालना, यहां हमें इस चैप्टर में जो है विभिन्न ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करना होगा। और कौन सी ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करना है, मैं एक हल्का सा आइडिया आपको देने वाला हूं। इस चैप्टर में आपको 3 प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ाई जाएंगी। ओवरऑल 3 प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ाई जाएंगी। एक होगा बेटा आंतरिक ऊर्जा, एक होगा एंथैल्पी और तीसरा होगा गिब्स ऊर्जा। ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, आगे समझ में आएंगे। 3 प्रकार की ऊर्जाएं आएंगी, आप ये समझ लीजिए। 3 प्रकार की ऊर्जाओं के परिवर्तन का हमें यहां पर अध्ययन करना होगा जब कोई रासायनिक प्रक्रम हो। कौन सा प्रक्रम हो बेटा? रासायनिक प्रक्रम हो। क्लियर है ये वाली चीज? अब बात आती है कि इस चैप्टर को पढ़ने के फायदे क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। इसको पढ़ने के बहुत सारे लाभ हैं। पहला जो फायदा है मैं आपको बता चुका हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से हम विभिन्न ऊर्जा परिवर्तनों के मध्य परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब ऊर्जा एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होगी तो कितनी ऊर्जा परिवर्तित होगी, उस ऊर्जा परिवर्तन का हमें यहां पर अध्ययन करना होगा। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें जहां से बिजली बनती है, तो थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज होता है। पहले कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाने पर ऊष्मा ऊर्जा बनती है और ऊष्मा ऊर्जा को कैसे न कैसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। तो बेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, आप सोचिए कि पहले तो कोयले की रासायनिक ऊर्जा बदली ऊष्मा ऊर्जा में, वो ऊष्मा ऊर्जा फिर फाइनली किस में बदली बेटा? विद्युत ऊर्जा में। मतलब ऊर्जा का परिवर्तन हुआ, और जहां ऊर्जा का परिवर्तन होगा तो कौन सा चैप्टर काम आएगा बेटा? रासायनिक ऊष्मागतिकी काम आएगा। क्लियर है वाली बात? दूसरी बात यह है कि यह विभिन्न ऊष्मागतिकी नियमों के बारे में जानकारी देता है। बेटा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें कई सारे ऊष्मागतिकी नियमों की स्टडी करनी होगी। एक तो आएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें इन तीनों नियमों की स्टडी करनी होगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें विभिन्न ऊष्मागतिकी नियमों की स्टडी करनी होगी, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। चलिए, और जो तीसरा इसका फायदा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, वो रासायनिक अभिक्रिया फिजिबल भी है या नहीं है, उसके बारे में कौन जानकारी देगा बेटा? रासायनिक ऊष्मागतिकी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मुझे कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है। तो अगर मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है तो मान लीजिए A प्लस B मिलके मुझे इन दोनों की रिएक्शन करा के मुझे C का उत्पादन करना है। मेरा जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो क्या है बेटा? यहां पर C है। तो ये थोड़ी ना है कि पहले मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, पूरा सब कुछ सेटअप जमा लूंगा और सेटअप जमाने के बाद चेक करूंगा कि यार A और B मिलके C बना भी रहे नहीं बना रहे। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं उस इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले ही ये चेक कर लूंगा कि क्या A और B मिलके C बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और ये चेक करने के लिए जिस साइंस को मैं यूज करूंगा वो कौन सी साइंस है बेटा? रासायनिक ऊष्मागतिकी। मतलब ये चैप्टर रासायनिक ऊष्मागतिकी हमें ये बताएगा कि कोई भी अभिक्रिया दिए गए ताप व दाब पर संभव भी है या नहीं है, कि कोई अभिक्रिया होगी भी या नहीं होगी, अगर होगी तो कौन से ताप व दाब पर होगी। क्लियर है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे चारों ओर हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है या नहीं है? है। हमारे चारों ओर जो है हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके H2O बनाता है या नहीं बनाता? बताइए। बनाता है। आपने ये रिएक्शन देखी है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके H2O बनाता तो है,
लेकिन कौन से ताप व दाब पर यह अभिक्रिया होगी इसके बारे में कौन जानकारी देगा बेटा? रासायनिक ऊष्मागतिकी। क्लियर है? मतलब कोई भी अभिक्रिया होनी है या नहीं होनी है, अगर होनी है तो कौन से दाब व दाब पर होनी है, इसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें ऊष्मागतिकी को यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं जिनके बारे में कौन जानकारी देगा बेटा? ऊष्मागतिकी। लेकिन इस ऊष्मागतिकी कुछ सीमाएं भी है, कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ कमियां हैं इसमें। उसमें सबसे बड़ी जो फर्स्ट जो लिमिटेशन है, जो सबसे पहली सीमा है इसकी, वो ये है कि ऊष्मागतिकी वृहद तंत्रों का वर्णन करती है, सूक्ष्म तंत्रों का नहीं। मैं एक बार इसको वापस रीड कर रहा हूं। ऊष्मागतिकी वृहद तंत्रों का वर्णन करती है, सूक्ष्म तंत्रों का नहीं। कहने का मतलब जो है, ये ऊष्मागतिकी बड़े तंत्र की स्टडी करेगी। ये नहीं है कि यार हम एक कण, एक परमाणु या एक अणु की स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक पात्र है, एक कंटेनर है, एक पात्र है, और उस पात्र में मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, और उस पानी को मैंने गर्म किया, मैंने एक बर्नर लगा दिया और उस पानी को मैंने गर्म करना शुरू किया, और गर्म करते करते अब जो फाइनल स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का ताप बढ़ गया, मतलब इसकी ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो ऊष्मागतिकी आ गया। अब ऊर्जा में परिवर्तन हम मेजर करते हैं कैसे? ताप मेजर करके, दाब मेजर करके। मेनली यहां पर ताप की बात हम कर सकते हैं। तो बेटा ताप हम ये नहीं है कि एक परमाणु का मेजर करेंगे या एक अणु का मेजर करेंगे, हम तो पूरे के पूरे पानी का, वृहद तंत्र का ताप मेजर करेंगे, अंतिम ताप मेजर करेंगे, और ताप के मेजर से हम क्या निकाल पाएंगे बेटा? ऊर्जा का परिवर्तन निकाल पाएंगे। आ रही है बात समझ में? हमें यहां परमाणु अणु की बात नहीं करनी बेटा। परमाणु और अणु की आप बात कर चुके हैं कहां पर? आपके परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। हमें यहां पर पूरे वृहद तंत्र की बात करनी है। मान लीजिए जिस रूम में अभी आप प्रेजेंट हैं, उस रूम में गैस का दाब आपको मेजर करना है बेटा। तो दाब मेजर करने के लिए ये थोड़ी ना है कि आप एक कण का, एक परमाणु का, एक अणु का दाब मेजर करेंगे। वो तो दाब आप पूरी की पूरी गैस का मेजर करेंगे, और वो गैस कितने दाब इस दीवार पर लगा रही है, उस दीवार पर लगा रही है, उस दीवार पर लगा रही है, तो कितने दाब पर वो जो है, वो दाब जो मेजर कर रहे हैं हम लोग पूरे गैस का मेजर कर रहे हैं। कहने का मतलब वृहद तंत्र का मेजर कर रहे हैं। एक कण, एक परमाणु या एक अणु की बात हम यहां पर नहीं करने वाले। और जो लास्ट इसकी जो कमी है वो ये है कि ये अभिक्रिया के वेग के बारे में जानकारी नहीं देती। हमें यहां इस चैप्टर में ये पता नहीं लग पाएगा कि कोई अभिक्रिया अगर हो रही है तो किस वेग से हो रही है, कितना जल्दी जल्दी हो रही है, कितना धीरे धीरे हो रही है। हमें इसके बारे में कुछ पता लगने वाला नहीं है। इस चैप्टर में हमें केवल ये पता लग पाएगा कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर होगी तो किस वेग से होगी, यह हमें इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त होने वाली नहीं है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स। उस चैप्टर में आपको इसी के बारे में स्टडी करवाई जाएगी, अभिक्रिया का वेग। बट इस चैप्टर में हम अभिक्रिया का वेग पढ़ने वाले नहीं हैं, केवल ये पढ़ेंगे कि अगर अभिक्रिया होगी तो किन परिस्थितियों में होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर अभिक्रिया होगी तो उसमें कितना ऊर्जा का परिवर्तन होगा। तो दो बातें हैं, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो उसमें ऊर्जा का परिवर्तन हमें निकालना होगा। क्लियर है बेटा ये चीज? तो बेटा अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स को सीखना है, कुछ ऐसे डेफिनेशन को सीखना है जो इस चैप्टर को पढ़ते समय हमारे यूज आने वाली है। तो हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स वन बाय वन हम सीखने वाले हैं, और उन टर्म्स में से सबसे पहली जो टर्म है, सबसे पहली जो परिभाषा है, उसका नाम है बेटा निकाय। निकाय को हम तंत्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे बोलने वाले हैं सिस्टम। देखिए निकाय का क्या मतलब है या तंत्र का क्या मतलब है। जैसा हमने कहा था कि ऊष्मागतिकी में हमें विभिन्न ऊर्जा परिवर्तन की स्टडी करनी है। हमने कहा था किसी रासायनिक प्रक्रम या भौतिक प्रक्रम के दौरान कितनी ऊर्जा अवशोषित हुई या कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई, या ऊर्जा में कितना अंतर आया, इस ऊर्जा अंतर की स्टडी हमें करनी है। लेकिन जिस पदार्थ की या जिस चीज की हमें स्टडी करनी है उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? निकाय बोलते हैं। मान लीजिए
जिस रूम में मैं अभी प्रेजेंट हूं उस रूम में बिल्कुल गैस प्रेजेंट होगी, इतना तो हम इमेजिन कर सकते हैं। या आप जिस भी रूम में प्रेजेंट होंगे, जिस भी रूम में आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, उस रूम को आप इमेजिन करिए और उस रूम में गैस को इमेजिन करिए। अगर मैं उस गैस की स्टडी कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या वो जो गैस है वो क्या बन जाएगा बेटा, निकाय बन जाएगा। अगर इस रूम में प्रेजेंट गैस का मैं ताप मेजर कर रहा हूं, दाब मेजर कर रहा हूं, आयतन मेजर कर रहा हूं, या ऊर्जा में अंतर मेजर कर रहा हूं, या कुछ भी प्रायोगिक अध्ययन में अगर कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये गैस क्या बन जाएगा बेटा, निकाय बन जाएगा। यानी कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसका प्रायोगिक अध्ययन हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, निकाय बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमारी बॉडी का चेकअप किया, तो उस डॉक्टर के लिए हमारी बॉडी क्या बन जाएगी, निकाय बन जाएगी, क्योंकि उस डॉक्टर ने हमारी बॉडी का प्रायोगिक अध्ययन किया या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लिया। तो उस डॉक्टर के लिए हमारी बॉडी क्या बन गई है बेटा, निकाय बन गई है। तो क्या है इसकी परिभाषा? निकाय ब्रह्मांड का वह भाग है जिसमें हम क्या लेते हैं बेटा, प्रायोगिक अध्ययन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, हमारे पास मान लीजिए एक पात्र है और उस पात्र में जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा, जल भरा हुआ है। और इस जल का ताप मान लीजिए पहले 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस। इस जल का मैंने ताप बढ़ाना शुरू किया और ताप बढ़ा करके अब इस जल का ताप हो गया है मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया, एक जल की स्टडी की, उसका प्रारंभिक ताप मेजर किया, उसका अंतिम ताप मेजर किया। तो मेरे लिए निकाय क्या बन जाएगा बेटा, ये जल ही मेरे लिए क्या बन जाएगा, निकाय बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? मान लीजिए आप लैब में गए और लैब में जाने के बाद में आपने एक रिएक्शन कराई। अब जब रिएक्शन हम कराते हैं तो हवा में तो कराएंगे नहीं, और इस रिएक्शन को कराने के लिए हम कोई ना कोई फ्लास्क लेंगे या कोई टेस्ट ट्यूब लेंगे। मान लीजिए मेरे पास में लैब में जाने के बाद एक फ्लास्क है, इस तरह का कोई फ्लास्क मैंने ले लिया है वहां पर, और इस फ्लास्क में मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहा हूं। और रासायनिक अभिक्रिया अगर करा रहा हूं तो मैं किसका प्रायोगिक अध्ययन ले रहा हूं बेटा, इस फ्लास्क में भरे हुए लिक्विड का या गैस का या सॉलिड का मैं क्या कर रहा हूं बेटा, प्रायोगिक अध्ययन ले रहा हूं। तो मेरे लिए निकाय क्या है बेटा, ये जो फ्लास्क में जो भी लिक्विड सॉलिड या जो भी पदार्थ भरा हुआ है वही क्या हो जाएगा बेटा, हमारे लिए निकाय हो जाएगा। तो आसान से शब्दों में निकाय वह भाग है जिसका हम प्रायोगिक अध्ययन करते हैं। जो सेकेंड डेफिनेशन है उसका नाम है बेटा परिवेश या सराउंडिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस निकाय के बाहर का जो भी भाग बचा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, परिवेश बोलेंगे। जैसे कि अगर इस फ्लास्क में भरा हुआ पदार्थ हमारे लिए अगर निकाय है तो इस फ्लास्क के बाहर का जो भी भाग बचा हुआ है उसे आप क्या बोलोगे बेटा, परिवेश बोलोगे। इस फ्लास्क के बाहर कौन बचा हुआ है, इस फ्लास्क के बाहर का मतलब इस रूम में जो प्रेजेंट गैस होगी या जो इस बाहर, इसके बाहर जितनी भी पूरा सिटी प्रेजेंट होगी या जितने भी देश प्रेजेंट होंगे, जितने प्लैनेट्स प्रेजेंट होंगे, सभी के सभी को आप क्या बोल सकते हैं बेटा, परिवेश बोल सकते हैं। यानी कि निकाय के बाहर का भाग क्या है, परिवेश। यानी कि निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग तो हो गया निकाय, एक भाग हो गया परिवेश। निकाय वह है जिसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें लेना है, परिवेश वह है जिसका कोई ऑब्जर्वेशन हमें नहीं लेना है। आ रही बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड बराबर क्या हो जाएगा, निकाय प्लस परिवेश। बट मुझे ये बताइए इस चैप्टर में आपका फोकस निकाय पर होगा या परिवेश पर होगा? आंसर इज हमारा फोकस किस पर होगा बेटा, निकाय पर होगा। हमें जिस भी भाग का मेजरमेंट लेना है वो निकाय है। इसका मतलब यह है कि निकाय का तो हमें सब कुछ पता है बट परिवेश का हमें कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि परिवेश का हम मेजरमेंट ले ही नहीं सकते। मान लीजिए ये इस रूम में प्रेजेंट गैस मेरे लिए निकाय है, जिस भी रूम में मैं प्रेजेंट हूं इस रूम में प्रेजेंट गैस मेरे लिए क्या है बेटा, निकाय है। बट मैं मान लीजिए इस रूम से बाहर निकला और बाहर की गैस का ताप मेजर करने लग गया। अगर बेटा बाहर की गैस का मैं ताप मेजर करूंगा तो वो तो निकाय बन जाएगा ना। कहने का मतलब यह है कि हम निकाय का मेजरमेंट ले सकते हैं, हम परिवेश का मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट यह है कि हमें निकाय का तो सब कुछ पता होगा बट हमें परिवेश का कुछ भी पता नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना बेटा, क्योंकि जब आगे हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो इस सेंटेंस को मैं यूज करूंगा। सेंटेंस क्या है कि निकाय का तो हमें सब कुछ पता है, परिवेश का हमें कुछ भी पता नहीं है। क्लियर है वाली चीज?
नेक्स्ट इज सीमाएं या बाउंड्री। सीधी सी बात है कि जो निकाय और परिवेश है उन दोनों को जो सेपरेट करता है, जो पृथक करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? बाउंड्री बोलते हैं। अगर इस फ्लास्क में भरा हुआ पदार्थ मेरे लिए अगर निकाय है और इसके बाहर का भाग परिवेश है, तो इस फ्लास्क की ये जो बाउंड्री है, ये जो इसके बाउंड्री है, जो सीमाएं हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बाउंड्री या सीमाएं बोल सकते हैं। कहना ही चाहता हूं कि वह कोई भी चीज जो निकाय व परिवेश को सेपरेट करेगा, पृथक करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? सीमाएं बोलेंगे। जिस रूम में मैं अभी प्रेजेंट हूं, अगर उस रूम की गैस को मैंने क्या मान लिया? निकाय, तो इस रूम की वॉल्स को, दीवारों को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? बाउंड्री या सीमाएं बोल सकते हैं। क्लियर है वाली चीज? चलिए, अब ये जो सीमाएं हैं, ये सीमाएं चालक भी हो सकती हैं और कुचालक भी हो सकती हैं। भाई आसान सी बात है कि ये जो बाउंड्री है ये धातु की अगर बनी होगी, धातु की मतलब मान लिया आयरन की बनी है, कॉपर की बनी है, जिंक की बनी है, तो चालक होंगी। लेकिन अगर ये सीमाएं वुड की बनी है, लकड़ी की बनी है मतलब, या ग्लास की बनी है, तो ये कैसी हो सकती है बेटा? कुचालक भी हो सकती है। सिंपल सी बात है। मतलब ये चालक भी अलाउड है और कुचालक भी अलाउड है। ये दृढ़ भी हो सकती हैं और लचीली भी हो सकती हैं। दृढ़ का मतलब है कि मान लीजिए इस फ्लास्क को हमने ऊपर से बंद किया हुआ है और इस फ्लास्क में जो पदार्थ है वो हमारे लिए निकाय है, तो ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क की जो सीमाएं हैं वो दृढ़ हैं, कांच की बनी हुई है। हो भी सकता है ना कि वो लचीली भी हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक पात्र है और पात्र में गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है बेटा? गैस भरी हुई है और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। अब ये जो पिस्टन है ये ऊपर और नीचे शिफ्ट हो सकता है। ये पिस्टन ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। कहने का मतलब ये जो बाउंड्री है या जो सीमा है, ये क्या है बेटा? लचीली है, फ्लेक्सिबल है। मतलब उनका मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे बलून होता है, गुब्बारा होता है, गुब्बारे की जो बाउंड्री होती है, आप उसे दृढ़ कहोगे या फिर लचीली कहोगे? लचीली कहेंगे। तो कहने का मतलब वो दृढ़ भी अलाउड है और लचीली भी अलाउड है। वो वास्तविक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं। वास्तविक और काल्पनिक का मतलब, इस फ्लास्क की मैं बात कर रहा हूं, ये जो सारी के सारी दीवारें हैं, सारी के सारी जो बाउंड्री हैं, ये वास्तविक हैं, जो रियल में होती हैं। लेकिन मान लीजिए इस फ्लास्क को मैंने ओपन कर दिया, खोल दिया, ऊपर से ढक्कन हटा दिया हमने ऊपर से, तो अब ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है क्या? नहीं। हम ये कहेंगे कि इस फ्लास्क पर ऊपर एक बाउंड्री तो है, लेकिन वो एक काल्पनिक सीमा है, काल्पनिक बाउंड्री है। आ रही है बात समझ में? मतलब वो वास्तविक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस रूम में मैं अभी प्रेजेंट हूं, मान लीजिए उस रूम का गेट ओपन है। इमेजिन कर सकते हैं इतना आप लोग? अगर उस रूम का गेट ओपन है, कहने का मतलब क्या उस जगह पर कोई सीमा नहीं है क्या? क्या कोई बाउंड्री नहीं है क्या? नहीं। हम ये कहेंगे वहां पर क्या है बेटा? एक काल्पनिक बाउंड्री है, काल्पनिक क्या है? सीमा है। क्लियर है बेटा? मैं ये कहूंगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए एक सेंटेंस पर। सेंटेंस ये है कि निकाय का हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमें परिवेश का कुछ भी पता नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज, मुझे बताइए इस चैप्टर में हमारा फोकस निकाय पर होगा या परिवेश पर होगा? निकाय पर होगा। इसलिए अब केवल निकाय को कंटिन्यू कर रहा हूं। निकाय के हमें विभिन्न प्रकार की स्टडी करनी है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार की बात करनी है। निकाय 3 प्रकार के होते हैं, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। 3 प्रकार के निकाय हैं। कौन कौन से हैं बेटा? खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। नाम से ही पता लग रहा है कि खुला निकाय वह है जो खुला होगा, जिसमें कम से कम एक सीमा काल्पनिक होगी। अरे अगर कोई खुला निकाय है तो उसमें कम से कम एक सीमा को क्या होना पड़ेगा? काल्पनिक होना पड़ेगा ना। लेकिन अगर खुला निकाय है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक कप है और कप में कॉफी भरी हुई है और ऊपर कोई ढक्कन हमने लगाया हुआ नहीं है, कप में कॉफी भरी हुई है, गर्म कॉफी है। अगर कप में कॉफी है तो उस निकाय को आप क्या बोल सकते हैं बेटा? खुला निकाय बोल सकते हैं। और खुले निकाय के क्या गुणधर्म होंगे कि उस खुले निकाय से पदार्थ का विनिमय भी संभव है और ऊर्जा का विनिमय भी संभव है। अरे बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिए कप में कॉफी भरी हुई है, तो उस कॉफी से जो वाष्प बनेगी, क्या वो परिवेश में जा सकती है क्या? हाँ, मतलब पदार्थ का विनिमय संभव है और ऊर्जा का भी विनिमय संभव है। कप में जो कॉफी है वो धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा को सर्जित करती रहेगी। मतलब खुले निकाय में पदार्थ का विनिमय भी संभव है और ऊर्जा का विनिमय भी संभव है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य का जो शरीर होता है,
मेरा जो शरीर है, किसी भी शरीर में से पसीना निकलता है बेटा, स्वेटिंग होती है। अब पसीना निकला तो क्या हुआ, पदार्थ का विनिमय हुआ, और ऊर्जा का विनिमय तो होता ही है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कार्य कर रहा हूं मतलब ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा हूं, जिससे मेरी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जा रही है। कहने का मतलब ये जो ह्यूमन बॉडी होती है, मनुष्य का शरीर होता है, वो एक खुला निकाय का उदाहरण है। जो सेकंड एग्जांपल है वो है बेटा, जो सेकंड टाइप है वो है बंद निकाय। बंद निकाय का मतलब मान लीजिए उस कॉफी के कप को आपने ऊपर से ढक दिया तो क्या अब पदार्थ का विनिमय संभव है क्या? नहीं, पदार्थ का विनिमय संभव नहीं है, लेकिन बेटा ऊर्जा का तो विनिमय संभव है। कप में कॉफी है, अगर आपने उसे ढक दिया, टाइम के साथ में धीरे धीरे वो तो ठंडी होती रहेगी, मतलब ऊर्जा का विनिमय तो संभव है। जो थर्ड है उसका नाम है बेटा विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब वह निकाय जिसमें ना तो पदार्थ का विनिमय संभव हो और ना ही ऊर्जा का विनिमय संभव हो। जैसे हमारा थर्मस फ्लास्क होता है, थर्मस फ्लास्क में अगर हमने कॉफी को भर दिया, गर्म कॉफी को भर दिया, तो वो गर्म की गर्म ही रहेगी, क्योंकि ना तो उसमें से ऊर्जा का विनिमय संभव होगा और न ही पदार्थ का विनिमय संभव होगा। तो 3 प्रकार के निकाय हैं, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। जैसे थर्मस फ्लास्क में अगर कॉफी है, विलगित निकाय होगा। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है बेटा ब्रह्मांड। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। और वो जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के बाहर कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं। अगर बेटा ब्रह्मांड ही मैंने बोल दिया, यूनिवर्स ही मैंने बोल दिया, तो उस ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी बचा हुआ नहीं है। इसका मतलब वो ना तो किसी से पदार्थ का विनिमय कर सकता है और न ही किसी से ऊर्जा का विनिमय कर सकता है। कहने का मतलब ब्रह्मांड एक विलगित निकाय का उदाहरण है। एक बात ध्यान रखना, जो बातें ब्रह्मांड के लिए सही होंगी वह बातें विलगित निकाय के लिए भी सही होंगी। आगे जब मैं इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको विभिन्न ऊष्मागति के नियम के बारे में बताऊंगा, और वो ऊष्मागति के नियम में मैं बार बार ब्रह्मांड की बात करूंगा। लेकिन जहां जहां मैं ब्रह्मांड शब्द बोलूंगा वहां वहां आप उस ब्रह्मांड को हटा करके विलगित निकाय भी लिख सकते हैं। जो बातें ब्रह्मांड के लिए वैलिड है वह बातें विलगित निकाय के लिए भी वैलिड होंगी।